And today in this video I am going to discuss chapter General Clauses Act 1897, some definitions which are given in section 3. So we are talking about section 3 definitions, all definitions we are talking in this video. फर्स्ट आता है एक्ट के बारे में। मैम एक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन में एक्ट का मतलब होता है कुछ आपने गलत काम किया है, मतलब आपने कोई ऑफेंस किया है या फिर आपने कोई सिविल रॉन्ग किया है। क्या बोला है मैंने? ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। ठीक है। एक्ट यूज्ड विथ रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। मैं आपको यहाँ पे जो कीवर्ड्स याद मतलब यहाँ पे हाईलाइट कराऊंगी वो आप अपनी बुक में हाईलाइट करिए और उन्हें रिवाइज करिए। आप बहुत अच्छे नंबर आप लेके आएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है ऑफेंस या कोई सिविल रॉन्ग। मतलब यहाँ पे एक्ट का मतलब किसी गलत चीज़ से आपने गलत कुछ किया है तो उसे हम कहेंगे एक्ट। ये कौन कहता है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 कहता है एक्ट यूज्ड विथ रेफरेंस टू एन ऑफेंस और अ सिविल रॉन्ग शेल इंक्लूड। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है इंक्लूड, मतलब इन्होंने और क्या इंक्लूड किया है? अ सीरीज ऑफ एक्ट एंड वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ऑमिशन। 3 कीवर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। फर्स्ट कीवर्ड आता है एक्ट का मतलब अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, कोई सिविल रॉन्ग किया है या कुछ इलीगल ऑमिशन, तो इन 3 चीज़ों पर आपका एक्ट का डेफिनेशन बेस्ड है। अगर आपको ये 3 आपको कीवर्ड्स याद रह जाते हैं, आपको पहले आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे आपको जो भी इस वीडियो में पढ़ाऊंगी वो सारी चीज़ें आप याद करके यहाँ से जाओगे, दिस इज़ फॉर श्योर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्ट क्या होता है? जैसे आपको पूछे, मतलब क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन से, यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशन से, कुछ रूल्स से और सो एंड सो ऑन, तो हमें पहले जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, पहला पूरा फोकस हमें उस पर करना है। पहली चीज़ होती है एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है कुछ गलत आपने किया है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 कहता है कि यहाँ पे एक्ट को यूज़ किया गया है विथ रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग शेल इंक्लूड। अब इसमें हम इंक्लूड क्या करते हैं? इलीगल ऑमिशन। शेल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट एंड वर्ड्स। हम उनमें उन सीरीज ऑफ एक्ट एंड वर्ड्स को भी इंक्लूड करते हैं विच रिफर टू एक्ट डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ऑमिशन, जो किसके लिए किया गया है? इलीगल ऑमिशन। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है डिक्लेरेशन। क्या होता है? एफिडेविट ए मतलब होता है एफिडेविट, एफिडेविट एड्स शुरू होता है। आपको याद रखना है ए फॉर अफर्मेशन और डिक्लेरेशन। तो जैसे ही आपको पूछ लिया जाए एफिडेविट के बारे में बताइए, तो आपको कीवर्ड्स क्या याद आने चाहिए? अफर्मेशन और डिक्लेरेशन। तो एफिडेविट क्या करता है? इंक्लूड करता है। ऊपर भी हमने देखा था कि वो क्या कर रहा था? इंक्लूड कर रहा था इलीगल ऑमिशन को। एफिडेविट क्या करता है? इंक्लूड करता है। एफिडेविट शेल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। यहाँ पे अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन आया है। इन द केस ऑफ लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर। किस केस में? इन द केस, इन द केस, इन द केस ऑफ पर्सन, इन द केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इन स्टेड ऑफ स्वीयरिंग। आपको क्या करना? अफर्म करना। तो मैंने आपको 2 कीवर्ड्स बताए। क्या बताए? अफर्म करना और डिक्लेयर करना, अफर्मेशन और डिक्लेरेशन। तो जब भी आपको पूछ लिया जाए एफिडेविट का मतलब क्या होता है, तो आपको पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आपको याद रखना है सेक्शन 3 क्लोज 3। कितना इजी है ना? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्लोज भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 क्लोज, सेक्शन 3 और हमारा क्लोज उसका कौन सा है? 3। एफिडेविट क्या कहता है मैम? एफिडेविट का मतलब होता है एफिडेविट शेल इंक्लूड अफर्मेशन और डिक्लेरेशन, अफर्मेशन और डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर। जिस केस में है ना, लॉ के द्वारा आपको ये अलाउ किया जाता है कि आप अफर्म करिए, डिक्लेयर करिए इन स्टेड ऑफ स्वीयरिंग।
तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे इन्होंने वापस से एनालिसिस कर रखा है डेफिनेशन का। तो क्या हमें डेफिनेशन को एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने तो पूरा याद कर लिया है कि हमने भी तो यही बताया है कि है ना 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद है, यहाँ पे दे रखा है अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, और इन केस ऑफ पर्सन अलाउड, अगर लॉ के द्वारा अलाउ किया जाता है अफर्मिंग और डिक्लेयरिंग इंस्टेड ऑफ स्वीयरिंग। ओके, तो यहाँ पे हम स्वीयर के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एफिडेविट क्या होता है मैम, ये एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो ओथ के द्वारा कंफर्म किया जाता है और अफर्मेशंस के द्वारा फॉर यूज एज एविडेंस इन सिविल और बिफोर एनी अथॉरिटी के सामने एज अ प्रूफ दिखाया जाता है। तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, हमें डेफिनेशन के बारे में ध्यान रखना है और जनरल पर्सपेक्टिव से हमें ध्यान रखना है कि ये एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है कन्फर्म्ड बाय ओथ और अफर्मेशन फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल एक्ट के बारे में। सेंट्रल एक्ट क्या होता है, बहुत इजी डेफिनेशन है। सेंट्रल एक्ट मीन्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे सेंट्रल एक्ट क्या होता है, सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल, सेंट्रल से आपको 7 याद आ जाएगा या 7 याद आ जाना चाहिए। तो हमारा सेक्शन 3 क्लॉज 7 बोलता है, वैसे इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं पर आपको ध्यान रखना है। तो सेंट्रल एक्ट से हमें ये ध्यान रखना है, सेंट्रल एक्ट शेल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का एक्ट आ जाता है। सेंट्रल एक्ट शेल मीन, मीन मतलब क्या है कि ये है ना इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। तो सेंट्रल एक्ट शेल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन यहाँ क्या बोला, एंड शेल इंक्लूड, हम इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, एन एक्ट ऑफ द डोमिनियन लेजिस्लेचर एंड एन एक्ट बिफोर सच कमेंसमेंट बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो एन एक्ट ऑफ द डोमिनियन लेजिस्लेचर ऑफ द इंडियन और ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर, जो हमारा डोमिनियन लेजिस्लेचर है या हमारा इंडियन लेजिस्लेचर है, पास्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले पास हुआ है, एन एक्ट बिफोर द सच कमेंसमेंट बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल और द गवर्नर जनरल एक्टिंग इन अ लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सभी को पता है, हर बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा को पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट क्या है, 26 जनवरी 1950। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं मैम सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट शेल इन रिलेशन टू एनीथिंग डन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एज द केस में बी एंड शेल इंक्लूड। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अपन नहीं बोलते सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल इन रिलेशन टू एनीथिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मतलब था मीन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एज द केस में बी एंड शेल इंक्लूड इन रिलेशन। अब यहाँ पे हमें बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन से बता रखा है कि है ना सेंट्रल एक्ट कौन था। तो इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 124 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ India Act 1935 to Government of a Province, the principal government acting within the scope of the authority given to it under that subsection, and in relation to the administration of Chief Commissioner Province, the Chief Commissioner acting within the scope of the authority given to him under subsection 3 of section 94 of the said act। तो इसमें क्या बताया गया था, सेंट्रल एक्ट को 2 में क्लासीफाई किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 में क्लासीफाई किया गया है। एक हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले, एक आता है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद। इन रिलेशन टू एनीथिंग डन और टू बी डन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द प्रेसिडेंट। पहले बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन कौन था मैम, गवर्नर जनरल, आफ्टर में कौन था, प्रेसिडेंट। इसमें हम 2 चीज़ें और इंक्लूड करते हैं, इन रिलेशन टू गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, द स्टेट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की बात करो तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी गिवन टू इट अंडर दिस लॉ, जो वो अथॉरिटी के अंदर काम कर रही है। इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट सी स्टेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, द चीफ कमिश्नर और लिeutenant गवर्नर और द गवर्नमेंट ऑफ नॉइबरिंग स्टेट और अदर अथॉरिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी गिवन टू हिम और इट, आर्टिकल 239 और
243 of the Constitution as the case may be, and in relation to the administration of Union territory, the administrator therefore acting within the scope of authority given to him under Article 239 of the Constitution। तो बस आपको इसमें नाम बता रखे हैं, आपको भी एक बार इसको पढ़ लेना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारा कमेंसमेंट की बात करता है, सेक्शन 3 क्लोज 13। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंसमेंट का मतलब होता है मैम जिस दिन से वो कमेंस हुआ, मतलब जिस दिन से वो कम इनटू फोर्स हुआ। कमेंसमेंट का मतलब कब से वो आया, कब से वो कमेंस हुआ, है ना। कमेंसमेंट तो यही होता है, कम इनटू फोर्स, कब से वो आया। तो कमेंसमेंट मीन्स कमेंसमेंट यूज्ड इन द रेफरेंस टू एन एक्ट, मतलब किसी, अब कमेंसमेंट को हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। अगर मैं एक्ट जो होता है हमारा एक्ट, उसका अगर मैं कहूँ कि कमेंसमेंट, उसका मतलब क्या होता है? कमेंसमेंट यूज्ड विद द रेफरेंस टू एन एक्ट और रेगुलेशन शेल मीन्स द डे इन विच द एक्ट और रेगुलेशन कम इनटू फोर्स, मतलब जिस दिन वो हमारा एक्ट हो और हमारी रेगुलेशन कम इनटू फोर्स, मतलब जब वो आया कम इनटू फोर्स, तो उसे हम कमेंसमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट बहुत इजी डेफिनेशन है, इंटरप्रिटेशन के अंदर भी आपको ये डेफिनेशन देखने को मिलती है। सेक्शन 3 क्लोज 18 बात करता है डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट के बारे में कौन सा सेक्शन है? 3। क्लोज कौन सा है? 18, जो क्या कहता है? डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट का मतलब, डॉक्यूमेंट एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो डॉक्यूमेंट शेल इंक्लूड एनी मैटर। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट का मतलब अगर किसी सब्सटेंस पर आपने कुछ लिखा है, एनी मैटर रिटन, अगर आपने कोई भी मैटर उसमें लिखा है, एक्सप्रेस करा है और डिस्क्राइब करा है, कोई भी मैटर को लिखा है, डॉक्यूमेंट शेल इंक्लूड एनी मैटर रिटन, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करा है, रिटर्न, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ, किसके थ्रू? बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, और बाय मोर देन वन और वन ऑफ दोज मीन्स which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter, जो आपके रिकॉर्डिंग के लिए है, तो उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें ग्राफ के अंदर, ग्राफ निकल गया मुँह से, डॉक्यूमेंट का अगर हम चार्ट देखें तो सेक्शन 3 क्लोज 18 कहता है डॉक्यूमेंट इंक्लूड करता है 4 चीज़ें। पहली चीज़ क्या होती है? जिस सब्सटेंस के ऊपर आपने वो मैटर को क्या करा है? लिखा है, रिटर्न किया है, एक्सप्रेस करा है, डिस्क्राइब करा है, किसके थ्रू किया है? लेटर्स के थ्रू किया है, फिगर्स के थ्रू किया है, मार्क्स के थ्रू किया है, या फिर वन ऑफ दोज मीन्स के थ्रू किया है, और जिसका यूज, जिसका इंटेंशन क्या है? रिकॉर्ड करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट कहेंगे। ये 4 पॉइंट याद रख लेना। एनी मैटर रिटर्न, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और by more than one of those means, or which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? हमारा इनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत बार आप जनरल रूल्स पढ़ोगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा इनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 क्लोज 19 कहता है इनेक्टमेंट शेल इंक्लूड, मतलब ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें हम रेगुलेशंस को भी इंक्लूड कर देते हैं। इनेक्टमेंट शेल इंक्लूड अ रेगुलेशंस एंड एनी रेगुलेशंस ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे कोड, मतलब कोई भी जो रेगुलेशन है बंगाल की, मद्रास की या बॉम्बे कोड की, एंड शेल ऑल्सो इंक्लूड एनी provision contained in any act or in any such regulation aforesaid। तो इनेक्टमेंट में हमारी रेगुलेशंस आ जाती है, या फिर इंक्लूड एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी एक्ट और इन एनी सच रेगुलेशन एज अफोरसेड। फाइनेंशियल ईयर का क्या होता है मैम? जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो फाइनेंशियल ईयर शेल मीन द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। और ईयर का मतलब क्या होता है? कैलेंडर ईयर। ये ब्रिटिश है ना। द टर्म ईयर हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लोज 66। ये आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इसका क्वेश्चन भी दे रखा है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना। वैसे ईजी है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दे रखा है क्वेश्चन, वैसे भी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, सो डोंट वरी। The term year has been defined under section 3
क्लोज 66 एज अ ईयर रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। तो ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब से कब तक होता है मैम? ये 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक का होता है। द टर्म ईयर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लोज 66 एज अ ईयर reckoned under to according to the British calendar. Thus, as per GCA, year means calendar year which start from January to December. उसके बाद very important definition, very important definition guys. Please be focused here because ये definition काफ़ी important है. Good faith. गुड फेथ का मतलब क्या होता है? अ थिंग शेल बी डीम्ड, कौन सी थिंग को हम मान लेंगे कि वो गुड फेथ में हुई है? अ थिंग शेल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली। अगर आपने उसको ऑनेस्टली के साथ किया है, वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। भले ही आपने उसको है ना नेग्लिजेंटली। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको इन डिटेल में बताऊँ ना गुड फेथ के बारे में तो सुनना। The definition of good faith as is generally understood in the civil law and which may be taken as a practical guide in understanding the expression in contract act is that nothing is said to be done in good faith which is done without due care। मतलब यहाँ पे इन्होंने कितनी अच्छी चीज़ कही है। गुड फेथ से तो आपको भी समझ में आ रहा है कि यार अच्छे मतलब गुड फेथ में किया गया है। किसी को है ना किसी को इंटेंशनली हमें है ना किसी को कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, इंटेंशनली हमारा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, बट हमने तो गुड फेथ में किया था बट कुछ गलत हो गया। तो गुड फेथ क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ इज जनरली अंडरस्टूड, इसको सिविल लॉ में समझा जाता है, विच मे बी टेकन एज अ प्रैक्टिकल गाइड इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्रेशन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दैट क्या बोला है, ध्यान से सुनना। दैट नथिंग इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ, हम कब ये कहेंगे कि ये गुड फेथ में नहीं था? विच इज़ डन विदाउट ड्यू केयर, अगर आपने उसको बिना, आपने कुछ केयरलेसली काम किया, विदाउट ड्यू केयर आपने वो काम किया, एंड अटेंशन मतलब ना आपका अटेंशन था ना आपने केयर, मतलब आपने केयरलेसली काम किया है। विच इज़ डन विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन एज इज एक्सपेक्टेड विथ अ मेन एज, और जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस में एक मेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप केयरफुली और अटेंशन के साथ वो काम को कर रहे हो, लेकिन आपने केयरलेसली या मतलब केयर विदाउट केयर या है ना अटेंशन के थ्रू किया, तो हम नहीं मानेंगे कि वो गुड फेथ में था। और एन ऑनेस्ट परचेज मेड केयरलेसली विदाउट मेकिंग एनी प्रॉपर इंक्वायरी कैन नॉट बी सेड टू हैव बीन इन गुड फेथ सो एज टू कन्वे गुड टाइटल। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। गुड फेथ, अ थिंग शेल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ, हम गुड फेथ में कब डीम्ड करेंगे? वेयर इट इज़ इन फैक्ट डन ऑनेस्टली वेदर इट इज़ डन नेग्लिजेंटली और नॉट, अगर वो ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ किया गया है, इट इज़ इन फैक्ट डन ऑनेस्टली वेदर इट इज़ डन नेग्लिजेंटली और नॉट, लेकिन अगर ऑनेस्टली किया है तो हम उसे गुड फेथ में मान लेंगे। इन मोंग ऑन वर्सेज मोंग सी मोंग, ठीक है ना, मोंग ऑन पू वर्सेज मोंग सी मोंग, इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट expression good faith is not defined in the Indian Contract Act 1872 and the definition given here in the GCA does not expressly apply the term Indian Contract Act। यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है, देखो सुनो क्या बोला है, आपको समझ में आ गया या नहीं, एक बार सुन लो। इन मोंग ऑन्ग पू वर्सेस मोंग सी मोंग, जो भी इसको बोलते हैं ना, आई थिंक यही होगा मंग, हाँ। इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट द एक्सप्रेशन गुड फेथ इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर गुड फेथ को डिफाइन नहीं किया गया है, एंड द डेफिनेशन गिवन हियर इन द GCA एक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली अप्लाई द टर्म टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, does not expressly apply। गवर्नमेंट, मैम गवर्नमेंट कौन है? सेक्शन 3 क्लोज 23 कहता है। पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा, अब हम कहेंगे गवर्नमेंट, जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों आ जाती है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट शेल इंक्लूड बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है? सेक्शन 3 क्लोज 24 कहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ शेल मीन
securities of the central government or any state government, but in any act or regulation made before the commencement of the constitution shall not include securities of the government of any part B state. By virtue of section 4A this definition applies to all Indian laws. तो इतना सा बोला गया है कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ आ जाती है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शेल मीन सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी state government, but in any act or regulation made before the commencement of constitution. लेकिन constitution के commencement से पहले जो भी हमारे एक्ट और रेगुलेशंस बने ही शेल नॉट इंक्लूड सिक्योरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी पार्ट बी स्टेट. उस केस में हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड ही नहीं करते थे. डज नॉट शेल नॉट इंक्लूड सिक्योरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी पार्ट बी स्टेट. याद रखना कौन से पार्ट बी स्टेट. बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4A दिस डेफिनेशन अप्लाइज टू ऑल इंडियन लॉज. इमूवेबल प्रॉपर्टी मैम बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान देना. आधी तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आधी सिर्फ पढ़ने लायक है, तो आप आपके हिसाब से बाइफरगेट करना, बट मेरे हिसाब से जो मैं बता रही हूँ वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये भी आपका है ना मॉड्यूल के पीछे आप देखना क्वेश्चन दे रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का. इतने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देखना. इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 3 क्लोज 26 जो बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी शेल इंक्लूड, उसमें लैंड आ जाएगा. जो भी लैंड से बेनिफिट अराइज होते हैं वो भी आ जाएंगे. बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जो भी हमारे थिंग्स अर्थ के थ्रू अटैच्ड है, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, वो भी आ जाएगा. और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन. और जो भी है ना परमानेंटली फास्टन होता है टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ. लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे बताया गया है कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है. हमें भी पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी शेल इंक्लूड, तो इंक्लूसिव डेफिनेशन ही हुई है. इसमें लैंड को हमने इंक्लूड किया है. जो भी बेनिफिट हमें लैंड के थ्रू मिलते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं. बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू, और जो भी थिंग्स जो है ना हमारी अटैच है, थिंग अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं. ठीक है. उसके बाद एक एग्जाम्पल आपके दे रखा है, आपको फिर एक एग्जाम्पल दे रखा है. इन शांताबाई वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज मस्ट बी रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो ये इंपॉर्टेंट है कि ट्री को भी हम क्या करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिगार्ड करेंगे, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू और रूटेड इन द अर्थ, क्योंकि ये भी अर्थ से ही रूटेड होती है और अटैच्ड होती है. तो हाँ ठीक है, हम ट्रीज को भी क्या मान लेंगे, इमूवेबल. तो यहाँ पे केस लो बन सकता है, केस स्टडी कि क्या ट्रीज को मानते या नहीं. तो आपके देना मानते हैं, ट्रीज मस्ट बी रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. और वहाँ पे कंक्लूजन करना पड़ता है ना, क्यों, तो ये बताना बिकॉज दे आर अटैच्ड टू और रूटेड इन द अर्थ, क्योंकि वो अटैच्ड होती है और रूटेड होती है अर्थ में. राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर में कम विथ इन द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. राइट ऑफ वे टू एक्सेस वेयर राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर. देखो मेरी बात सुनो, राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी. लेकिन राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर, जब आप वाटर का ड्रेन करते हो, राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. एनी मशीनरी फिक्स्ड टू द सोइल स्टैंडिंग क्रॉप कैन बी हेल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द GCA एक्ट. जो मतलब है ना, कोई भी अगर मशीन है, अगर आपने उसको फिक्स्ड कर दिया टू द सोइल है ना, मतलब वहाँ फिक्स कर दिया स्टैंडिंग क्रॉप्स कैन भी, उसको हम इमूवेबल कहेंगे अकॉर्डिंग टू द GCA. मतलब हमारे जो थिंग्स जो है ना अर्थ से अटैच्ड है. तो आपको सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, सेक्शन 3 क्लोज 26 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में. इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमारी लैंड, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड से होने वाले हमारे बेनिफिट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी है बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड. उसके बाद जो भी हमारा अर्थ से जो भी मतलब है ना थिंग्स अटैच्ड होती है, जैसे ट्रीज हो गए, वो भी हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा. थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और थिंग्स परमानेंटली फास्टन्ड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ. और जो परमानेंटली फास्टन्ड होते हैं, थिंग्स परमानेंटली फास्टन्ड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, वो भी हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं. उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, इम्प्रिजनमेंट के बारे में.
हमने इमूवेबल पढ़ा। अब हम बात करेंगे इम्प्रिजनमेंट, मतलब जो कैदी होता है जिसको है ना, इम्प्रिजनमेंट शेल मीन्स इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन एज डिफाइंड इन इंडियन पेनल कोड। तो सेक्शन 3 क्लोज 27 क्या बताता है, इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये इंक्लूसिव नहीं है डेफिनेशन। इम्प्रिजनमेंट शेल मीन इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन एज डिफाइंड इन इंडियन पेनल कोड। तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट को बताया गया है ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, जो डिफाइन किया गया है इंडियन पेनल कोड के अंदर बाय सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। क्या डिस्क्राइब करता है, by section 53 of the Indian Penal Code, the punishment to which offender share liable under that code are imprisonment which is of two description, namely rigorous, that is with hard labor, and simple. So when an act provide that an offence is punishable with imprisonment, the court may in its discretion may make the imprisonment rigorous or simple. तो यहाँ पे दोनों आ जाते हैं, राइगोरस वाले भी और सिंपल वाले भी, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने यही बता रखा है कि है ना, नेमली राइगोरस दैट इज विथ हार्ड लेबर, एंड एक होता है सिंपल। तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि जब भी है ना एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि ऑफेंस जो है ना वो पनिशेबल होगा विथ इम्प्रिजनमेंट, तो इसका मतलब यही है कि द कोर्ट के पास ये डिस्क्रिप्शन है, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन मेक द इम्प्रिजनमेंट, वो बना सकती है इम्प्रिजनमेंट को राइगोरस और सिंपल। इंडियन लॉ क्या होता है, सेक्शन 3 क्लोज 29 कहता है इंडियन लॉ शेल मीन एनी एक्ट। इंडियन लॉ में हमारा कोई भी एक्ट हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर, बायलॉ और अदर इंस्ट्रूमेंट विच बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड द फोर्स ऑफ लॉ इन एनी प्रोविंस ऑफ इंडिया और पार्ट देयर ऑफ। तो है ना, इन्होंने क्या बोला, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है कि हैड द फोर्स ऑफ लॉ, जहाँ पे फोर्स था ऑफ लॉ इन एनी प्रोविंस ऑफ इंडिया के प्रोविंस के अंदर, और पार्ट देयर ऑफ और देयर आफ्टर हैज द फोर्स ऑफ लॉ इन पार्ट 8 और पार्ट सी स्टेट और पार्ट देयर ऑफ, बट डज नॉट इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूके और एनी ऑर्डर इन काउंसिल, रूल और अदर इंस्ट्रूमेंट मेड अंडर सच एक्ट। मंथ का मतलब क्या होता है, मंथ शेल मीन अ मंथ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर, है ना। मंथ का मतलब क्या होता है, मंथ का मतलब मंथ होता है, रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। सेक्शन 3 क्लोज 35। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है मैम, जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी शेल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, थस एनी प्रॉपर्टी विच इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मूवेबल प्रॉपर्टी। डेट, शेयर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो एग्जाम्पल आपसे पूछे जाए, आप बता सकते हो डेट, शेयर, इलेक्ट्रिसिटी आर मूवेबल प्रॉपर्टी। ओथ का मतलब आपने एफिडेविट पढ़ा है तो ओथ भी आपको आता होगा। ओथ का मतलब क्या होता है, ओथ शेल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग। तो ओथ का मतलब क्या होता है, ओथ में आपका अफर्मेशन और डिक्लेरेशन दोनों इंक्लूड होता है। ओथ शेल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ऑफेंस का मतलब ऐसा कोई भी एक्ट करना या आप ओमिशन। ऑफेंस शेल मीन एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, इसका मतलब होता है द गैजेट ऑफ इंडिया और द ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट। तो इंडिया और स्टेट दोनों का आ गया। पर्सन क्या होता है, पर्सन का मतलब कोई भी, इंक्लूड एनी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, सेक्शन 3 क्लोज 49 कहता है रजिस्टर यूज्ड विथ रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट शेल मीन रजिस्टर्ड इन इंडिया। मतलब है ना, रजिस्टर्ड का मतलब अगर मैं डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में बात करूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इंडिया में रजिस्टर्ड है अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो मैंने डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। रूल मतलब क्या होता है, रूल शेल मीन अ रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ अ पावर कन्फर्म्ड बाय एनी इनेक्टमेंट। रूल का मतलब क्या होता है, रूल शेल मीन अ रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ अ पावर कन्फर्म्ड बाय एनी इनेक्टमेंट एंड शेल इंक्लूड अ रेगुलेशन। तो रूल में रूल तो आ ही जाता है प्लस रेगुलेशन भी आ जाता है, मेड एज रूल अंडर एनी इनेक्टमेंट। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल शेल मीन अ शेड्यूल टू द एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड ऑकर। तो शेड्यूल में शेड्यूल टू द एक्ट और रेगुलेशन दोनों आ जाता है, इन विच द वर्ड ऑकर। सेक्शन क्या होता है, सेक्शन शेल मीन अ सेक्शन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड ऑकर। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है, सेक्शंस ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन जिसके अंदर वर्ड ऑकर होता है।
सबसेक्शन शेल मीन अ सबसेक्शन ऑफ द सेक्शन इन विच द वर्ड ओकर। तो सेक्शन क्या होता है, सेक्शन का मतलब होता है सेक्शन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन का जिसमें वो वर्ड ओकर होता है। सब सेक्शन क्या होता है, ये सेक्शन का जो सब सेक्शन होता है जिसमें वर्ड ओकर होता है। और स्वीयर का मतलब एफिडेविट आता है, तो स्वीयर भी आपको आता होना मतलब है ना आ जाएगा। जैसे सेक्शन 3 क्लोज 62 बोलता है, स्वीयर विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेंट एक्सप्रेशन शेल इंक्लूड अफर्मिंग एंड डिक्लेयरिंग इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वीयरिंग। द टर्म एफिडेविट, ओथ और स्वीयर उसकी सेम डेफिनेशन है इन दी एक्ट में। उसके बाद देखो यहाँ पे भी आपको बोल रखा है इंस्टेड ऑफ स्वीयरिंग, है ना, तो पूरी सेम डेफिनेशन है। उसके बाद राइटिंग के बारे में देखिए तो सेक्शन 3 क्लोज 65, एक्सप्रेशंस रिफरिंग टू राइटिंग शेल बी कॉन्स्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग रेफरेंसेस टू प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी एंड अदर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग वर्ड इन अ विजिबल फॉर्म। तो राइटिंग का मतलब यही है कि राइटिंग को अगर हम देखें, एक्सप्रेशन रेफरिंग टू राइटिंग शेल बी कॉन्स्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग रेफरेंसेस टू प्रिंटिंग हो गया, है ना, इंक्लूडिंग इसमें हमारे प्रिंटिंग का, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी एंड अदर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स को रिप्रोड्यूस करना, रिप्रेजेंट करना विजिबल फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं राइटिंग। ईयर क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, ईयर शेल मीन अ ईयर रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। गाइज वी आर कंप्लीटिंग आवर डेफिनेशंस, हमने 25 डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।